Hello everyone, welcome back to my channel. So hope you are doing well. This is the continuation of DNA replication from Watson lecture 2. So in the last video we studied about the chemistry of DNA synthesis. So what is primer and what is primer template junction, then how the 3' prime OH attack the incoming nucleotide on the alpha phosphate. So after the attack of incoming nucleotide, a phosphodiester bond form and a pyrophosphate of beta and gamma phosphate is released. So now we will study further process. So hydrolysis of pyrophosphate is the driving force for DNA synthesis. तो ऐसा heading क्यों दिया गया है? Because for DNA synthesis in an irreversible manner we need a delta G about 7 kilocalorie per mole. But for the when the reaction incoming nucleotide is added to the chain, तो हमारा pyrophosphate release होता है. So इस वक्त जो हमारा डेल्टा जी रहता है वो -3.5 किलो कैलोरी पर मोल रहता है. मीन्स हमारा जो डेल्टा जी है वो कम रहता है. सो व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इनटू डीएनए? सो एडिशनल फ्री एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द रैपिड हाइड्रोलिसिस ऑफ पायरोफॉस्फेट इनटू 2-फॉस्फेट बाय एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज. मीन्स अभी बाकी जो हमारा एनर्जी फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हाई एनर्जी बॉन्ड जो है दो पायरोफॉस्फेट के बीच में एक हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने से जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है वो एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो ये पायरोफॉस्फेट हमारा का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये 2-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. So the net result of nucleotide addition and pyrophosphate hydrolysis is breaking of two high energy phosphate bond. ठीक है. So therefore DNA synthesis की जो coupled whole reaction होगी वो होगी incoming nucleotide plus growing chain plus 1 addition plus 2 pi. तो यहाँ पे हमारा फिर delta G required कितना हो जाएगा? -7 kilocalorie per mole and corresponding to a equilibrium constant of 10 to the power 5. सो सच अ हाई इक्विलिब्रियम जब कांस्टेंट रहता है हमारा, तो जो डीएनए सिंथेसिस रहती है वो इफ़ेक्टिवली इरिवर्सिबल रहती है. तो इसीलिए हमारा जो पायरोफॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा जो डेल्टा जी रिक्वायर्ड डेल्टा जी है वो अचीव हो सके. तो अभी तक इस पॉइंट से आपको क्वेश्चन नहीं मिला CSR में, बट इन द अपकमिंग सेशन यू मे गेट फ्रॉम द क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन ऑल्सो. नाउ वी विल स्टडी mechanism of DNA polymerase. So DNA polymerase uses a single active site to catalyze the DNA synthesis. So जो DNA polymerase है वो क्या है? एक एंजाइम है. तो जो एंजाइम होता है उसकी जो एक्टिव साइट होती है उस पर एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है. बट इन केस ऑफ DNA polymerase सिंगल एक्टिव साइट जो है 4 डिफरेंट सबस्ट्रेट को जो है रिकॉग्नाइज करती है. अब ये 4 डिफरेंट सबस्ट्रेट क्या है? डिफरेंट बेस A, T, G एंड C. ये क्या है? 4 डिफरेंट सबस्ट्रेट हैं. किसके लिए? डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिव साइट के लिए. सो यहाँ पे यही लिखा गया है. सो डीएनए पॉलीमरेज accomplishes the catalytic flexibility by exploiting the nearly identical geometry of AT and GC बेस पे. तो डीएनए पॉलीमरेज एक ही अपनी एक्टिव साइट में चारों को आइडेंटिफाई करता है और कैसे इनको मतलब कैसे इनकी ज्वाइनिंग कराता है वो AT और GC बेस के बीच की जो भी ज्योमेट्री है उसको रिकॉग्नाइज करता है. सो डीएनए पॉलीमरेज मॉनिटर द एबिलिटी ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड to form AT and GC rather than detecting the exact nucleotide that enter in the active site. मीन्स DNA polymerase ये नहीं पहचानता कि एक्टिव साइट पे A आ रहा है, एक्टिव साइट पे T आ रहा है, G आ रहा है, C आ रहा है. वो ये आइडेंटिफाई करता है अगर नीचे जो है टेम्पलेट में हमारा A है तो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड T होगा तभी करेक्ट ज्योमेट्री फॉर्म होगी. अगर इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड A के साथ G हो जाएगा तो जो रिक्वायर्ड ज्योमेट्री है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा. So only when the correct base pair is formed, the 3' OH of the primer attack the alpha phosphate of incoming nucleotide. ठीक है. अगर इनकरेक्ट बेस पेयर आ गया तो उसकी वजह से क्या होगा? ये कैटालिटिकली अनफेवरेबल रिएक्शन हो जाएगा, अलाइनमेंट फेवरेबल नहीं रहेगा और जो 3' OH है वो अल्फा फॉस्फेट पे अटैक नहीं कर पाएगा. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक प्रूफ रीडिंग. ठीक है. इसमें क्या होता है काइनेटिक प्रूफ रीडिंग में कि एंजाइम फेवर करती है कैटालिसिस एक ही सबस्ट्रेट का इन द प्रेजेंस ऑफ 4 डिफरेंट सबस्ट्रेट्स. सो अब इसको हम जो है फिगर के थ्रू देख सकते हैं इस तरीके से. ये है हमारा करेक्ट बेस पेयर. ठीक है. अगर हमारा A था
जो टेम्पलेट में है उसके अगेंस्ट हमारा टी आना चाहिए था। तो टी आया तो इसके पास ये अल्फा फॉस्फेट है, ये बीटा फॉस्फेट है, ये गामा फॉस्फेट है। तो जो प्राइमर का 3' है वो क्या करेगा, अटैक करेगा और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। बट अगर ए की जगह ए ही आ गया तो क्या होगा, जो अलाइनमेंट रहेगा वो प्रॉपर नहीं रहेगा। तो अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं रहेगा तो 3' भी इस पोजीशन में नहीं रहेगा कि वो अल्फा फॉस्फेट पे ब्रेक कर दे, मीन्स जो है क्लीवेज कर पाए। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे इनकरेक्ट बेस पेयरिंग में हमारी जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। इसीलिए बोला था कि डीएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइजेज द ज्योमेट्री बिटवीन ए एंड टी एंड जी एंड सी, नॉट द सिंगल बेस पेयर विच इज कमिंग इन इट्स एक्टिव साइट। मीन्स वो सिंगल बेस पेयर को नहीं आइडेंटिफाई करता है, जो है ज्योमेट्री को जो है आइडेंटिफाई करता है। देन तो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है डीएनए पॉलीमरेज की कि हमारी सेल में आरएनटीपी भी प्रेजेंट होते हैं और डीएनटीपी भी प्रेजेंट होते हैं, और जो आरएनटीपीज होते हैं उनका कंसंट्रेशन 10 टाइम ज़्यादा होता है, जबकि जो डीएनटीपी है मीन्स हमारी सेल में राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट भी प्रेजेंट है। आरएनटीपी मीन्स जो हमारे किसके लिए रिक्वायर्ड है, ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर्ड है, और हमारे सेल में डीएनटीपी भी प्रेजेंट है। बट आरएनटीपी का कंसंट्रेशन क्या है, डीएनटीपी से ज़्यादा है। फिर भी डीएनए पॉलीमरेज कैसे आइडेंटिफाई करता है कि उसकी एक्टिव साइड में डीएनटीपी ही आना चाहिए। सो दिस डिस्क्रिमिनेशन इज मेडिएटेड बाय द स्टीरिक एक्सक्लूजन, मीन्स उसकी जो एक्टिव साइड है वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो आरएनटीपी है उसमें जो 2' OH ग्रुप होगा, जो एक्स्ट्रा जो है 2' OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, वो प्रेजेंट होता है। बट जो डीएनए है उसमें हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप अब्सेंट होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है वो स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। इन डीएनए पॉलीमरेज द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट कैन नॉट अकोमोडेट द 2' OH in the incoming nucleotide. This space is occupied by 2 amino acid, जो वेंडर वॉल कॉन्टैक्ट बनाती है शुगर रिंग की। अगर पहले हम इसको फिगर की, सो नाउ पहले हम इसको क्लियर करेंगे फिगर की हेल्प से। ये हमारे डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिव साइट, ठीक है। ये हमारा आना क्या चाहिए, डीएनटीपी आना चाहिए। तो डीएनटीपी जो है इसके पास क्या होता है, एक ही OH ग्रुप होता है। बट अगर हमारा आरएनटीपी है उसके पास क्या होगा, 2' OH ग्रुप एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी एक्टिव साइट में फिट हो जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर अमाइनो एसिड जो होता है ये प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो है अटैक हो जाएगा अलाइनमेंट प्रॉपर होने की वजह से। बट यहाँ पे क्या है, जो 2' OH है वो एडिशनल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस हो रहा है। ये जो OH अपनी एक्टिव साइड में फिट नहीं हो पा रहा, तो इसकी वजह से क्या होगा, अटैक नहीं हो पाएगा। एडिशन ऑफ 2' OH रिजल्ट इन अ स्टीरिक हिंड्रेंस विथ अमाइनो एसिड के साथ, ठीक है, इन द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट। सो दिस रिजल्ट द अल्फा फॉस्फेट डीएनपी जो होगा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसमें अल्फा फॉस्फेट क्या होगा, करेक्टली इंक्लाइंड नहीं होगा, जिसकी वजह से जो प्राइमर है वो अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से रेट ऑफ कैटालिसिस क्या हो जाएगी, हमारी रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा यही चीज़ जो है थ्योरेटिकली मैंशनड है। बट अगर हम इन अमाइनो एसिड को सपोज चेंज कर दे स्मॉलर अमाइनो एसिड से, सपोज हमारा ग्लूटामेट प्रेजेंट था एक्टिव साइट में, अगर हम इसको एलिनिन में कन्वर्ट कर दें ग्लूटामेट को, तो एलिनिन क्या है, हमारा स्मॉल अमाइनो एसिड है। तो स्मॉल अमाइनो एसिड से क्या होगा, जो स्पेस की रिक्वायरमेंट हो जाएगी वो कम हो जाएगी, और जो हमारा स्टीरिक हिंड्रेंस था वो नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, द डीएनए पॉलीमरेज विद सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डीएनटीपी एंड आरएनटीपी। मीन्स यहाँ पे ये मेंशन है कि अगर हम अमाइनो एसिड को चेंज कर दें, ग्लूटामेट की जगह एलिनिन लगा दें, वहाँ पे जो हमारे अमाइनो एसिड डिस्क्रिमिनेटर अमाइनो एसिड है उनको चेंज कर दें, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको चेंज करने पे जो डीएनटीपी है उसकी जो डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी है आरएनटीपी और डीएनटीपी में वो कम हो जाएगी, मीन्स वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। तो हमने एक काइनेटिक प्रूफ रीडिंग की प्रॉपर्टी पढ़ी डीएनए पॉलीमरेज में, और दूसरा हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी वो पढ़ी कि कैसे डीएनए पॉलीमरेज आरएनटीपी और डीएनटीपी को डिफ्रेंशिएट करता है अपनी एक्टिव साइड में। अभी तक हम ये सब चीज़ें देख चुके हैं। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी CSR में क्वेश्चन आ भी चुका है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। नाउ डीएनए पॉलीमरेज रिजेंबल द हैंड दैट ग्रिप्स द प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। तो जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या कहता है, हमारे जो राइट हैंड है उसकी तरह रिजेंबल करता है।
तो हमारे हैंड में क्या होता है, हमारा हैंड जो होता है उसमें थंब होता है, फिंगर होता है और पाम होता है, ठीक है। थम्स होंगे, फिंगर्स होंगे और पाम होंगे। तो जो आपका पाम डोमेन होता है वो बीटा शीट का बना होता है एंड कंटेन अ प्राइमरी एलिमेंट फॉर कैटालिसिस। जो हमारी कैटालिसिस होगी, मेन जो कैटालिसिस होगी वो हमारे पाम डोमेन में होगी, मतलब यहीं पे कैटालिटिक साइड होगी और ये बना होगा किसका, बीटा शीट का, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। In this particular region, DNA polymerase bind with two dimetal ions। किसके साथ, हमारे DNA polymerase को मैग्नीशियम आयन और जिंक आयन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सो दैट एंटर द इन्वायरमेंट अराउंड द करेक्टली बेस पेयर DNTP एंड द 3' OH। तो हमारा जो एक मेटल आयन होता है वो किसके साथ अब क्या करेगा, ये हम डायग्राम की हेल्प से बेटर समझेंगे, फिर हम थ्योरेटिक पे आएंगे। तो ये हमारा रहता है, देखिए ये हमारी फिंगर डोमेन है, ठीक है, ये हमारा थंब डोमेन है और ये हमारा पाम डोमेन है। जो ये जो डोमेन है पाम, ये होगा कैटालिटिक साइट, जहाँ पे क्या होगा, हमारी एक्चुअल DNA जो टेम्पलेट के अगेंस्ट जो है हमारा DNTP का एडिशन होगा, ठीक है। और अगर हम देखें कि कैसे हमारा जो पाम की एक्टिव साइड में जो दो हमारे ये मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हमारे दो मेटल आयन हैं, तो एक मेटल आयन का ये फंक्शन होता है कि सपोज मेटल आयन फर्स्ट क्या करेगा, जो O और H है उसके बीच की जो एफिनिटी है उसको रिड्यूस करेगा, ताकि जो O है हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सके इनकमिंग फॉस्फेट पे। और जो दूसरा मेटल आयन होता है वो क्या करता है, इन फॉस्फेट पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ताकि रिपल्सन ना हो, ठीक है। सो टू मेटल आयन आर हेल्ड इन प्लेस ऑफ अट्रैक्शन विथ हाईली कंजर्व, और इनको इन दो मेटल आयन को कौन कंजर्व करके रखता है, एस्पार्टेट, ठीक है। तो मेटल आयन फर्स्ट इंटरेक्ट विद द 3' OH, रिड्यूस द एसोसिएशन बिटवीन O and H, ताकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सके। मेटल आयन B इंटरेक्ट विद द ट्राईफॉस्फेट इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ओवर द फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो पायरे फॉस्फेट जो प्रोडक्ट होगा इस तरीके से इस जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। मेटल आयन 1 और मेटल आयन 2 दोनों का हम रोल देख चुके हैं कि क्या रोल होगा। अब इसको हम थ्योरेटिकली समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए, वन मेटल आयन रिड्यूस द एफिनिटी ऑफ 3' OH फॉर इट्स हाइड्रोजन। ये O और H के बीच का बॉन्ड है, पर ये H जो है प्राइमर का वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, इसलिए हम इस O को इस तरीके से बनाएंगे ताकि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सके, ठीक है। सो दैट प्राइमर जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सके अल्फा फॉस्फेट पे, एंड जो सेकंड मेटल आयन है वो नेगेटिव चार्ज को बीटा और गामा फॉस्फेट के स्टेबलाइज करेगा, ताकि जो पायरोफॉस्फेट हो वो स्टेबलाइज हो सके, ठीक है। अब इसके बाद पाम डोमेन का दूसरा फंक्शन क्या होता है, दूसरा फंक्शन क्या होता है, रोल इन कैटालिसिस। तो पाम डोमेन ऑल्सो मॉनिटर द बेस पेयरिंग, ठीक है। दिस रीजन ऑफ द पॉलीमरेज मेक एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड कॉन्टैक्ट विद द बेस पेयर इन द माइनर ग्रुप ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA। मीन्स हमने पढ़ा कि पाम रीजन में कैटालिटिक साइड होती है और पाम रीजन में हमारे मैग्नीशियम और जिंक आयन प्रेजेंट होता है। तो इन मेटल आयन का क्या फंक्शन होता है, 3O और H के बीच का जो बॉन्ड है उसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए तैयार करना, दूसरा पायरोफॉस्फेट को स्टेबलाइज करना, ठीक है, उसके नेबरेट। दूसरा है कैटालिटिक फंक्शन। तो कैटालिटिक फंक्शन में जो पॉलीमरेज होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, जो हमारे माइनर ग्रुप के साथ, ये जो बेस पेयर होते हैं माइनर ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सो दीज कॉन्टैक्ट आर न, ये क्या होंगे, जो भी माइनर ग्रुप के साथ जो कॉन्टैक्ट होता है वो बेस स्पेसिफिक नहीं होता, मीन्स कौन से न्यूक्लियोटाइड पे बाइंड करना है ये जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक बेस पे ही बाइंड किया जाए, ठीक है। बट ओनली फॉर्म इफ रिसेंटली एडेड न्यूक्लियोटाइड विच है, मीन्स करेक्ट अगर बेस पेयर ऐड होगा तभी वहाँ पे जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी, किसके साथ, माइनर ग्रुप के साथ। अगर मिसमैच DNA होगा तो माइनर ग्रुप के साथ कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा कैटालिसिस होगी स्लो हो जाएगी। मीन्स हमने पढ़ा कि जो कैटालिसिस है वहाँ पे जब हमारा बेस पेयर ऐड हो जाएगा, जो नया बेस पेयर ऐड होगा वो माइनर ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों ज़रूरी है, ताकि इंश्योर कर सके DNA पॉलीमरेज को जो हमारी सिंथेसिस है वो सही चल रही है, सही
जो टेम्पलेट के अगेंस्ट सही बेस पेयर ऐड हो पा रहा है। अगर आपका रॉन्ग बेस पेयर ऐड हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, माइनर ग्रुप के साथ मिसमैच के केस में जो है कांटेक्ट नहीं बन पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से जो कैटालिटिक एक्टिविटी होगी वो स्लो हो जाएगी। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ स्लोड कैटालिटिस एंड रिड्यूस एफिनिटी फॉर न्यूली सिंथेसाइज्ड मिसमैच डीएनए अलाउ द रिलीज ऑफ प्राइमर फ्रॉम द पॉलीमरेज एक्टिव साइट एंड द स्ट्रैंड बाइंड प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जो मिसमैच जो 3 डेज टू 5 डेज जो हमारा एक्टिविटी है वो एक्सोन्यूक्लियस के थ्रू हमारे जो मिसमैच बेस पेयर है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। पाम का 2 रोल पड़े। एक तो पाम का रोल ये था कि वो कैटालिटिक साइट है और उसमें कैसे माइनर ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो नॉन स्पेसिफिक होती है, और दूसरा हमने जो है 2 मेटल आयन का रोल पड़ा। अब व्हाट आर द रोल ऑफ फिंगर एंड थंब डोमेन। सो फिंगर आर इम्पॉर्टेंट, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कैटालिसिस, ठीक है। तो फिंगर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कैटालिसिस में। तो फिंगर्स में क्या होगा कि जो इनकमिंग डीएनपीपी है, जो हमारा इनकमिंग डीएनटीपी है, अगर वो मतलब प्रॉपर बेस पेयर फॉर्म कर ले तो हमारा जो फिंगर डोमेन क्या करता है, अपने इनक्लोज करता है इनकमिंग डीएनटीपी को। सो इसकी वजह से क्या होगा, क्लोज पॉलीमरेज पास आ जाएगा कैटालिटिक साइड के और इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड क्लोज कॉन्टैक्ट में आएगा किसके, कैटालिटिक मेटल आयन की। क्योंकि हमारे मेटल आयन का इंटरेक्शन होना चाहिए इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड से, तो इनको पास में कौन लाता है, हमारा फिंगर डोमेन लाता है। ऐसे अभी आप फिगर से हम इसको क्लियर करेंगे। सो जो फिंगर डोमेन होता है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है उनको पास में लेके आता है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि डीएनए पॉलीमरेज ग्रिप्स द टेम्पलेट एंड इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड एंड करेक्ट बेस पेयर इज मेड। किसकी हेल्प से, हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है ये हमारा ओ हेलिक्स है, किस में प्रेजेंट होता है, ये हमारा फिंगर डोमेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फिंगर डोमेन क्या करेगा, 40 डिग्री से रोटेशन करेगा, ओ हेलिक्स जो है पास में आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है वो प्राइमर के पास में आ जाएगा, जिसकी वजह से अटैक हो पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी चेंज ऑफ 40 डिग्री रोटेशन इन ओ हेलिक्स। तो इसकी वजह से क्या होगा कि क्लोज कन्फर्मेशन में आएंगे और इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे टायरोसिन भी होता है जो स्टैकिंग इंटरेक्शन बनाता है किसके साथ, जो बेस पेयर है उसके साथ स्टैकिंग इंटरेक्शन बनाएगा। और 2 रेसिड्यू होते हैं किसके, चार्ज रेसिड्यू होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन के, जो ट्राईफॉस्फेट जो फॉस्फेट है उसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो ओ हेलिक्स है ये हमारा फिंगर डोमेन का पार्ट है। ये इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड के साथ जो इसमें टायरोसिन प्रेजेंट है ये स्टैकिंग इंटरेक्शन बनाता है, और लाइसिन और आर्जिनिन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं किसके साथ, क्या बोलते हैं, हमारे जो ट्राईफॉस्फेट है उनके साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्राईफॉस्फेट के साथ लाइसिन आर्जिनिन एक तरफ से बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, एक तरफ से मेटल आयन कर रहा है, एक तरफ से क्या हो रहा है, ओ और एच के बीच का बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन हो रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें साथ में चल रही है, तो ये सारा काम साथ में होता है। तो ये ओ हेलिक्स के बारे में अभी तक पूछा नहीं गया है, इन द आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा सकता है कि ओ जो है क्या करता है, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या रोल होता है हमारा फिंगर डोमेन का। तो अभी हम थ्योरी से टेक्स्ट से क्लियर कर सकते हैं कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में लाता है। द फिंगर डोमेन ऑल्सो एसोसिएट विद द टेम्पलेट रीजन लीडिंग टू अ 90 डिग्री टर्न इन द फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड बेस ऑफ द टेम्पलेट। दिस बैंड सर्व एक्सपोज ओनली फर्स्ट। तो ये भी आपको तभी समझ आएगा जब इसको आप डायग्राम के बेसिस पे देखेंगे। इसका फिगर भी दिया हुआ है वॉटसन में कि कैसे आपका ये 90 डिग्री का टर्न करवाता है। तो यहाँ पे ये है हमारा फिगर, ठीक है, कि जैसे ही हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड की टेम्पलेट से। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगेन यहाँ पे फिर इसी के अगेंस्ट में मतलब फिर से बेस पे ऐड ना होकर के ये 90 डिग्री का बैंड प्रोवाइड कर देगा। तो ये क्या करेगा, 1 स्टेप फॉरवर्ड माइग्रेट हो जाएगा। तो 1 स्टेप फॉरवर्ड माइग्रेट होगा तो जो नेक्स्ट जो टेम्पलेट होगा उसके अगेंस्ट हमारी क्या होगी, वो डलेगा, इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड डलेगा। मीन्स द पाम रीजन ऑफ द डीएनए, द एक्टिव साइड, द फर्स्ट बेस पेयर रीजन ऑफ द टेम्पलेट इन पोजिशन टू एक्सपेक्टेड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो क्या होगा, 5 डेज एंड के जो फॉस्फोडाइस्टर बैंड है वो 90 डिग्री बैंड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फर्दर जो सेकेंड बेस है उसके अगेंस्ट जो है हमारा जो है इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड डल पाए।
यहाँ पे जो हमारा फिंगर डोमेन है वो 90 डिग्री का बेंड करवाता है टेम्पलेट में, जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी DNTP डल चुका होता है, ताकि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, ठीक है। सो टू अवॉइड द एनी कन्फ्यूज़न कंसर्निंग विच टेम्पलेट पेज शुड बी पेयर विद द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड टू बी एडेड, मीन्स अगला जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऑलरेडी जो नया फिर टेम्पलेट होगा उसके साथ ऐड हो, ना कि पुराने वाले के साथ ही ऐड हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो लास्ट डोमेन होता है वो होता है, हमने पाम डोमेन पढ़ा, हमने फिंगर डोमेन पढ़ा, हमने पढ़ा थंब डोमेन, ठीक है। तो थंब डोमेन में क्या होता है, ये DNA के साथ इंटरेक्ट करता है जो नया सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस सर्व एज अ ट्यू पर्पस। पहला क्या होगा, फर्स्ट इट मेंटेन द करेक्ट पोजीशन ऑफ प्राइमर एंड द एक्टिव साइड, ताकि जो प्राइमर की जो है करेक्ट पोजीशन मेंटेन करेगा हमारा एक्टिव साइड में, ठीक है। सेकंड जो है थंब मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन DNA पॉलीमरेज एंड इट्स सबस्ट्रेट। द एसोसिएशन contribute to the ability of DNA polymerase to add many DNTPs each time to bind with the primary template junction। तो जो थंब डोमेन है हमारे प्राइमेट को करेक्ट पोजीशन में रखेगा, और दूसरा इसका फंक्शन होगा कि जो DNA पॉलीमरेज है वो बहुत सारी DNTP को एक टाइम में डाल सके, मीन्स उसकी जो प्रोसेसिटिविटी है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ताकि क्या होगा, जो DNA पॉलीमरेज है और उसका सबस्ट्रेट जो DNTPs है उनके बीच में एसोसिएशन बना के रखेगा। तो हमने पाम डोमेन पढ़ा, हमने फिंगर डोमेन पढ़ा, और हमने थंब डोमेन पढ़ा। थंब डोमेन के 2 फंक्शन पढ़े, पाम डोमेन के भी 2 फंक्शन पढ़े, और फिंगर डोमेन के भी 2 फंक्शन पढ़े, ठीक है। मेटल आयन वाला फंक्शन पाम डोमेन का, देन हमने पढ़ा कि फिंगर डोमेन में कैसे 90 डिग्री का बेंड होता है, और दूसरा कैसे O हेलिक्स में 40 डिग्री का बेंड होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे थंब डोमेन का फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो है टू समराइज द ऑर्डर ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट तो DNA पॉलीमरेज में कैसे हो रहा है, इन तीनों का इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम फिर आगे का प्रोसीड करेंगे कि कैसे DNA polymerase processive enzyme होती है। DNA polymerase are processive enzyme. So in the next video we will discuss about this. So if you like this video, please subscribe to my channel, and please let me know in the comment section about the video.